Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक चैप्टर, यू कैन से हिस्टोरियस चैप्टर है ये, बिकॉज इट इंक्लूड्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बेसिकली। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है इंडिगो। और इंडिगो से कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये इट इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर रिलेटेड टू इंडिगो, राइट। इंडिया में जो इंडिगो की खेती की जाती थी, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे व्हेन आवर इंडिया वाज द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम पे जो इंडिगो की खेती की जाती थी और जो एक्सपोलाइट किया जाता था हमारे पीजेंट्स को, हमारे फार्मर्स को, तो उससे रिलेटेड ये कुछ चैप्टर है। ये चैप्टर की ओवरव्यू मैंने आपको दे दी। बहुत सारे आपने देखे होंगे वीडियोस एंड ऑल, जो भी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, बट आपने देखा होगा उसमें सीधा दे कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर एंड दे जस्ट जम्प टू द चैप्टर, बट एटलीस्ट यू शुड गिव द ओवरव्यू। तो इसलिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया इस चैप्टर का, कि आपको एटलीस्ट पता लग जाए कि ये चैप्टर है किस बारे में, हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राइट। सो ये जो चैप्टर है इंडिगो, ये इसे लिखा गया है लुइस फिशर के द्वारा, जिनका जन्म 1896 में हुआ था एंड ही वॉज डाइड इन 1970। और ये जो चैप्टर है इंडिगो, दिस इज़ बेसिकली अ एक्सर्प्ट, राइट। ये एक कहीं ना कहीं एक बुक लिखी गई थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो लुइस फिशर ने ही लिखा था। तो उस बुक का एक छोटा सा भाग, छोटा सा हिस्सा जो है वो वहाँ से पिक करके हमें इस क्लास 12th की टेक्स्ट बुक में दे दी गई है, राइट। तो बेसिकली हम ये कहीं ना कहीं उस बुक का एक बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि हमें दिया गया है पढ़ने को, ऑलराइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसके जो ऑथर हैं लुइस फिशर, इनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं कि कैसे इन्होंने ये बुक लिखी थी महात्मा गांधी के ऊपर, जिसका एक एक्सर्प्ट जो है हमें पढ़ने को दिया गया है। तो लुइस फिशर जो है वो एक जेविश अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, राइट। अमेरिका के वो एक बहुत ही फेमस काइंड ऑफ कह सकते हैं जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जो है वो एज ए स्कूल टीचर की थी। जब एज अ करियर, जब आप करियर कह सकते हैं, जब उन्होंने पहली जॉब की थी, राइट, जब वो फाइनेंशियली स्टेबल्ड हुए थे, तो वो एक स्कूल टीचर थे। बट लेटर बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड फेमस इंटरनेशनल रिपोर्टर। लेकिन बाद में वो क्या हुए, एक जर्नलिस्ट बन गए, पत्रकार बन गए, और उसके बाद फेमस इंटरनेशनल रिपोर्टर बन गए। मतलब वो इंटरनेशनल, मतलब वो बहुत सारे देशों में जाकर रिपोर्टिंग करते थे, राइट। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पहले वो एक जर्नलिस्ट बने, जो कि अमेरिका में ही बने होंगे ऑब्वियसली। उसके बाद वो क्या हो गया, उसके बाद वो इंटरनेशनल रिपोर्टर बन गए, मतलब ही स्टार्टेड रिपोर्टिंग इंटरनेशनली, राइट। मतलब ही विजिटेड डिफरेंट नेशंस। तो इसी दौरान वो हमारे इंडिया में भी आए, और महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात 1942 में हुई थी। उनको एक वीक तक जो है गेस्ट हाउस, जो कि महात्मा गांधी के आश्रम के पास था, उस गेस्ट हाउस में रहने का मौका दिया गया, अपॉर्चुनिटी मिली उनको। और उन्होंने फिर महात्मा गांधी के साथ डेली इंटरव्यू करा, और उसके बाद उन सारी चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने वो बुक लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा अबाउट द ऑथर, आई मीन द बेसिक डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑथर। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में जो पैटर्न आ रहा है वो उसके हिसाब से द मतलब क्वेश्चन जो है वो ऑथर से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं, राइट, कि कौन से चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है, और कुछ उससे रिलेटेड। तो मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको आइडिया लग गया होगा, राइट। सो अब हम आएंगे सीधे चैप्टर पे, एंड द चैप्टर गोज लाइक दिस। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. सो यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं लुइस फिशर, वो नैरेट कर रहे हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला, जो कि 1942 में मिला था मैं, एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। और मैं कहाँ मिला था, मतलब ऑथर जो है वो कहाँ मिले थे, आश्रम में मिले थे, जो कि सेवाग्राम में था, महात्मा गांधी का आश्रम इन सेंट्रल इंडिया, जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता था। ही सेड, तो महात्मा गांधी ने कहा था उनको, लुइस फिशर को, कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। मैं आपको सब बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, कि जब मैंने जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, उनको मैंने इंडिया से प्रस्थान करने के लिए आग्रह की थी, रिक्वेस्ट की थी।
तो वो सारी घटनाएं कैसे हुई नहीं हुई, तो वो सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। इट वॉज इन 1917, ये 1917 का टाइम था, राइट। अब वो स्टोरी बताना शुरू कर रहे हैं। कौन? महात्मा गांधी। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। अब यहाँ पे लुइस फिशर कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वो दिसंबर 1916 में लखनऊ गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की वार्षिक, कह सकते हैं हम, वार्षिक मिलन समारोह काइंड ऑफ था। मतलब एनुअल कन्वेंशन, मतलब कि साल में एक बार जब मुलाकात होती थी सभी नेताओं से, पार्टी के नेताओं से, और एक कुछ डिस्कशन या पार्टी काइंड ऑफ कह सकते हैं हम, वो होती थी एनुअल कन्वेंशन किसी भी पार्टी की। तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी जिसका लखनऊ में एनुअल कन्वेंशन था, ठीक है, वार्षिक सम्मेलन था। तो उसमें जो है वो महात्मा गांधी गए थे। There were 2,301 delegates and many visitors। वहाँ पे 2,301 मतलब 2301 यानी कि 2,301 डेलीगेट्स का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। अलग अलग एरिया के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे आए हुए, और मेनी विजिटर्स, और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे आए हुए थे। तो कुल मिला के टोटल मतलब 2,200-2,300 के आसपास में लोग वहाँ पे पहुँचे थे। मतलब काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पे। अब है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड, एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। अब जब गांधी प्रोसीड कर रहे थे आगे बताने के लिए, तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने बताया कि एक पीजेंट केम अप। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। और अभी भी जो आप लोगों में से बहुत लोग देख रहे हैं, ये आपको पीजेंट और फार्मर में मे बी आपको लगता होगा कि पीजेंट और फार्मर एक ही है, राइट। लेकिन देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम। फार्मर वो होता है जो कि अपने लैंड पे वो काम करता है, और वो जिस लैंड पे काम करता है, जिस ज़मीन पे काम करता है, वो ज़मीन उसकी होती है, राइट। दैट इज़ कॉल्ड फार्मर, ओके। दूसरा एक होता है पीजेंट। पीजेंट वो होता है जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों की ज़मीन पे काम करता है, राइट। और उसे जो है या तो लेबर के तौर पे मतलब पगार के तौर पे उसे पैसे दिए जाते हैं, या फिर जो अनाज उगता है उसका कुछ हिस्सा उसको दिया जाता है, राइट। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पीजेंट एंड फार्मर, कि फार्मर के पास, सिंपल सी बात है, फार्मर के पास अपनी खुद की लैंड होती है, ज़मीन होती है, और पीजेंट के पास खुद की ज़मीन नहीं होती है। तो एक पीजेंट, किसान ही हम कहते हैं दोनों को, लेकिन पीजेंट मतलब वही आप मीन्स मतलब समझ जाओ कि पीजेंट का क्या सेंस है। कि मतलब एक ऐसा इंसान आया गांधी जी के पास जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, लेकिन वो था किसान ही, राइट, समझ गए ना। तो एक पीजेंट आया, केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक लेबर होगा, जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं हर पीजेंट सिमिलर लगते हैं एक दूसरे से, राइट। तो एक सिमिलर जो कि दिखता है पीजेंट की तरीके से तरह ही, वो एक पीजेंट जो है गांधी जी के पास आया, पुअर एंड इमेसिएटेड, गरीब था वो, दिखने से आप बता सकते हैं कि हाँ ये गरीब है। एंड इमेसिएटेड का मतलब होता है एबनॉर्मली थिन और वीक, राइट, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और लैक ऑफ फूड। मतलब कि जो गरीब लोग होते हैं, कहीं ना कहीं आपने गौर किया होगा, वो कुपोषित भी होते हैं। कुपोषित इन द सेंस कि वो दिखता है उनके शरीर से, लाइक उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जब नहीं मिल पाती, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर दिखते हैं, ऑलराइट। अब है, वो आया एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ कि आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। चंपारण बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का एक ज़िला है चंपारण। तो वो किसान, वो पीजेंट राजकुमार शुक्ला जिसका नाम था, वो वहाँ से आया था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया था गांधी जी के पास, और उसने कहा, और वो चाहता था कि गांधी जी उसके डिस्ट्रिक्ट आएँ।
गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने कहा कि मैं चंपारण के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, और ये जो है हिमालय के फुट हिल्स में लाई करता है कहीं ना कहीं नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. मतलब नेपाल साइड में ये जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल साइड में फुट हिल्स ऑफ एनी टावरिंग हिमालयाज मतलब फुट हिल्स मतलब कह सकते हैं जहाँ पे हिमालय पहाड़ शुरू होती है या ख़त्म हो जाती है. जमीन भूभाग जो लोएस्ट लेवल होता है, जब एक प्लेन से एक ऊंची पहाड़ उठती है तो उस प्लेन अराउंड दैट उसको हम कहते हैं फुट हिल. तो फुट हिल के पास वो क्या कहते हैं, वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है. और टावरिंग का मतलब होता है वेरी टॉल और हाई, राइट. जो वेरी टॉल मतलब बहुत लंबा और ऊंचा, ऑब्वियसली हिमालय लंबा और ऊंचा ही होगा. नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के साइड में, नेपाल के बॉर्डर से रिलेटेड ही वो डिस्ट्रिक्ट चंपारण लाई करता है, अभी भी लाई करता है ऑब्वियसली. तो वो किसान वहाँ से आया था गांधी जी के पास और वो चाहता था कि गांधी जी उसके डिस्ट्रिक्ट आए. अब क्यों चाहता था इसका रीज़न हमें अगले पैराग्राफ्स में पता चलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे. अब आगे कहते हैं कि अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वेयर शेयर क्रॉपर्स. अब शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या होता है? शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है टीनेंट फार्मर्स हु गिव अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप एज रेंट. शेयर क्रॉपर्स मतलब देखिए कहीं ना कहीं इसके नाम से ही क्लियर है. शेयर क्रॉपर्स मतलब क्रॉप को जो है, क्रॉपर्स जो भी क्रॉप्स हैं उसको क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं. किसके साथ शेयर करते हैं वो मैं बताता हूँ. कि बेसिकली ये जो पीजेंट्स होते हैं जो कि शेयर क्रॉपर्स होते हैं मेनली, वो क्या करते हैं, उनको रेंट पे लैंड दिया जाता है, राइट. उनको ज़मीन जो है रेंट पे दी जाती है और वो रेंट जो है वो उन्हें एज अ पार्ट ऑफ ईच क्रॉप उन्हें फसल मतलब देनी पड़ती है. जैसे देखो मैं प्रैक्टिकली बताऊं, जैसे मेरे पास ज़मीन है, मान लो 1 बीघा मेरे पास ज़मीन है, ऑलराइट. और मैं खुद उस पर खेती नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, एक पीजेंट हायर करूँगा. गौर करना, मैंने पीजेंट कहा, राइट. आप यहाँ पे गौर थोड़ा सा ध्यान देना, राइट, कि मैंने यहाँ पे पीजेंट कहा, फार्मर नहीं, राइट. क्योंकि फार्मर जो है, फार्मर यहाँ पे कायदे से अगर मैं अपने ज़मीन पे अगर खेती करना शुरू कर दूँ तो मैं फार्मर कहलाऊँगा, राइट. लेकिन मैं उस पर खेती नहीं कर रहा हूँ, मैं हायर कर रहा हूँ पीजेंट. मतलब पीजेंट मतलब वो जो कि दूसरे के ज़मीन पे एज अ लेबर, फार्म लेबर वो काम करता है, ठीक है. तो मैंने एक पीजेंट हायर किया और मैंने वो ज़मीन उसको रेंट पे दे दी, ठीक है, कि ये ज़मीन इस ज़मीन पे जो है तुम खेती करो, तुम फसल उगाओ, और एज अ रेंट मैं उस फसल का कुछ पार्ट या तो 50% या 40% जितना भी हो, 60% वो मैं रखूँगा, बाद बाकी तुम रखना. अब चूंकि वो खेती कर रहा है तो ही शुड ऑल्सो बी पेड, राइट. तो इस हिसाब से या तो रेंट के तौर पे वो अनाज लेते थे, मेनली अनाज ही लिया जाता है, आज भी अनाज लिया जाता है. हम रेंट पे दे देते हैं ज़मीन एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट वट एवर दे वॉन्ट, राइट. और जो भी उगेगा उसका कुछ पार्ट हमें मिलेगा और कुछ पार्ट वो रखेंगे. तो इस तरीके से चलता है काम. तो वो जो राजकुमार शुक्ला था वो बेसिकली एक शेयर क्रॉपर था. कहाँ का? चंपारण का. अंडर एंशिएंट अरेंजमेंट, पुराने ज़माने के अरेंजमेंट मतलब तौर तरीके के हिसाब से. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से ही एक था. ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट. वो भले ही इलिटरेट मतलब कम पढ़ा लिखा था, बट रिजोल्यूट मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड था. ही हैड कम टू द Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." वो राजकुमार शुक्ला जो है ऑल द वे फ्रॉम चंपारण से आया था कांग्रेस के सेशन में, टू कंप्लेन करने के लिए आया था. किस बारे में? कि वो जो वहाँ के किसानों के साथ जो इनजस्टिस हो रही थी, अन्याय हो रही थी बिहार में, जो भी लैंड लॉर्ड थे, जो भी लैंड ओनर थे, उनके द्वारा जो इनजस्टिस किया जाता था, तो उसके बारे में वो कंप्लेन करने के लिए आए थे कांग्रेस सेशन में. और मे बी उन्हें किसी ने कहा होगा कि जाओ गांधी जी से बात करो, बिकॉज गांधी वॉज वेरी प्रोमिनेंट, और कह सकते हैं हम बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस लीडर हुआ करते थे उस टाइम के. और इंडीड आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि सच में वो थे. तो इसीलिए वो इस आस से कि गांधी जी इसमें मदद करेंगे, इस आस में वो गांधी जी के पास आया. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब गांधी जब शुक्ला ने ये बात कही, राजकुमार शुक्ला ने ये बात जब कही, तो गांधी जी ने कहा कि
मुझे जो है वो और भी जगह पे जाना है, जैसे एक कौनपुर है, वहाँ जाना है, राइट। तो और फिर उसके बाद और भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट है, वहाँ जाना है। शुक्ला एकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर। एकम्पेन्ड का मतलब क्या होता है? मतलब होता है साथ साथ जाना, राइट। शुक्ला एकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर मतलब वो जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ उनके साथ साथ वो गया, ठीक है। उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, मतलब वो गांधी जी के साथ लगा रहा, ठीक है। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। और उसके बाद जो है गांधी जी जो है वो अहमदाबाद में उनका एक आश्रम था, बहुत जगह पे उनके आश्रम थे, बट अहमदाबाद में भी एक आश्रम था, वहाँ पे वो लौटे। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला ने वहाँ भी आश्रम तक उनका जो है वो पीछा किया। नॉट इन दैट सेंस पीछा किया कि किडनैप करना है, नहीं, पीछा किया क्योंकि उसे मदद चाहिए थी। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और हफ्तों तक उसने गांधी जी का साइड नहीं छोड़ा, गांधी जी के साथ ही वो डटा रहा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और उसने रिक्वेस्ट की, कह सकते रिक्वेस्ट मतलब बहुत ही बहुत ही दयनीय स्थिति में आके उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ फिक्स अ डेट गांधी जी, प्लीज़ वी नीड योर हेल्प। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. और उसकी दृढ़ता, टीनासिटी मतलब होती है दृढ़ता, और शेयर क्रॉपर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है राजकुमार शुक्ला को। तो राजकुमार शुक्ला की जो दृढ़ संकल्प थी कि नहीं, उसे इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठानी है, इससे गांधी जी इम्प्रेस हो गए। और इम्प्रेस होके और उसने जो कहानी भी बताई थी कि ऐसे ऐसे हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है वहाँ पे, तो उससे इम्प्रेस होके गांधी जी ने कहा कि मुझे कलकत्ता जाना है, हाँ मुझे कलकत्ता में होना है ऑन सच अ सच डेट। कुछ पर्टिकुलर डेट हुआ होगा कि उस डेट को मुझे कलकत्ता में होना है, गांधी जी ने कहा। तो कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो एक काम करो, गांधी जी ने कहा राजकुमार शुक्ला को कि एक काम करो, तुम मुझे वहाँ से पिक करके वहाँ से आना, और वो वहाँ से तुम मुझे ले जाना अपने साथ, ठीक है। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड है, एक्चुअली फ्रेज है, सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज। सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज का मतलब होता है, एक्चुअली उसका मतलब तो होता है कि कुछ इस तरीके से बैठना, राइट। जो भी आपके सामने एक फ़ोटो डिस्प्ले हो रही है, सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज मतलब बैठने का तरीका है एक बेसिकली ये, तो इस तरीके से बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका डीप मीनिंग है, हम इसको अगर फिल्टर करें तो इसके अंदर से एक मीनिंग निकलेगा जिसका मतलब होता है कि ही वॉज वेरी डेस्परेटली वेटिंग फॉर द गांधी जी टू कम, right, he was waiting for Gandhi ji to come so that he can take him to चंपारण विद हिम, राइट। मतलब वो अपने साथ उनको चंपारण ले जाए ताकि उनके साथ, ताकि उसके साथ या उसके जैसे और भी पीजेंट्स के साथ जो भी इनजस्टिस हो रहा था उससे वो क्या हो सके, उनको निजात मिले, उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, राइट, ताकि गांधी जी उनको इस चीज़ से बाहर निकाल पाए। तो सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस का मतलब एक्चुअली ये हुआ कि ही वॉज वेटिंग वेरी डेस्परेटली। कहाँ पे? एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाता। तो जहाँ पे आप अपॉइंट लेके बैठ सकते थे, वहाँ पे वो इस तरीके से बैठा हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं ही वॉज वेटिंग वेरी मच डेस्परेटली। अब है ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और जब गांधी जी पहुँचे उसके बाद फिर वो कुछ काम में व्यस्त होंगे, लेकिन वो तब तक रुका रहा, तब तक उसने इंतजार किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो जाते। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और उसके बाद गांधी जी, टू ऑफ देम का मतलब गांधी जी और वो राजकुमार शुक्ला, उन्होंने क्या किया, ट्रेन पकड़ के कहाँ आए, वो पटना आए बिहार में। There Shukla led him to the house of the lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and of India. उसके बाद शुक्ला उनको अपने साथ ले गया, कहाँ पे? टू द हाउस ऑफ द लॉयर। एक वकील थे बहुत फेमस जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, फेमस मतलब आई डोंट थिंक कि एक भी कोई इंसान ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता होगा। राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ आवर इंडिया, राइट। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्चुअली, तो वो उस टाइम पे लॉयर थे। तो बाद में जाके लेटर ऑन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने, और साथ ही साथ इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने जब इंडिया आज़ाद हो गया था। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो टाउन में है ही नहीं। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यो मैन हु pestered their master to help the indigo sharecroppers, right. Yeoman का मतलब होता है पीजेंट और फार्मर्स बेसिकली। तो वहाँ के जो सर्वेंट मतलब उनके जो घर के नौकर थे, राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर, वो शुक्ला को जानते थे एज अ गरीब पीजेंट, ठीक है, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स।
अब पेस्टर्ड का मतलब क्या होता है? पेस्टर्ड का मतलब होता है परेशान करना बेसिकली, टू अनॉय, मतलब परेशान करना ही हुआ। कि जब जब गांधी जी और वो राजकुमार शुक्ला दोनों उसके घर पहुँचे, उनके घर पहुँचे, राजेंद्र प्रसाद के, जो कि उस टाइम पे वकील थे पटना में, उनके घर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे, मे बी किसी काम से वो घर से बाहर गए हो, आउट ऑफ टाउन थे, वो पटना में थे ही नहीं, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, राइट। लेकिन उनके जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे। कैसे जानते थे? एज अ पुअर ह्यूमन, एक गरीब किसान जो कि उनके मास्टर को यानी कि राजेंद्र प्रसाद को परेशान करता रहता था, यानी कि अनॉय मतलब टोकता रहता था हमेशा, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। पेस्टर्ड का बेसिकली मतलब होता है टू अनॉय समवन बाय आस्किंग टू डू समथिंग मेनी टाइम्स, मतलब कोई एक ही काम को बार बार करने के लिए किसी को परेशान करना, उसको हम कहते हैं पेस्टर्ड। तो जो उनके घर के नौकर थे, राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर, वो जानते थे कि ये वही है जो कि बार बार हमारे मास्टर यानी कि हमारे राजेंद्र प्रसाद को बार बार परेशान करता है टू हेल्प करने के लिए जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स है उनको। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। ओके, सो यहाँ पे एक कह सकते हैं फ़नी चीज़ हुई कि चूँकि वो लोग जानते थे उनको, तो उन्होंने उनको भगाया नहीं, उसको जो है वो ग्राउंड पे ही, ज़मीन पे ही रुकने को कहा, विद हिज कंपेनियन गांधी, उसके साथ ही गांधी के साथ उसको वहीं पे रुकने को कहा, हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, जिसको उनके नौकरों ने समझा कि ये कोई दूसरा किसान है, मतलब इस बार ये अकेला नहीं, अपने एक साथी के साथ आया है टू बेग द हेल्प मांगने के लिए। अब है कि But Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? Basically यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी को भी परमिशन नहीं थी उनके वेल मतलब कुएं से पानी पीने का, बिकॉज उन्हें लगता था कि ये अगर पानी पियेंगे तो वो फिर टच हो जाएगा उनसे और फिर वो छुआछूत वाली बात आ जाएगी, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं उसमें उन नौकरों की कोई गलती नहीं थी, चूँकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे और वो उन्हें नहीं जानते थे, गांधी जी को नहीं जानते थे वो नौकर, तो उन्हें लगा कि हो सकता है ये इनका कोई कॉम्पेनियन है। और उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में थी, मतलब बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी कि अरे अच्छा ये इसको नहीं छू सकते, अभी भी है कहीं ना कहीं, लेकिन अब बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि गांधी जी वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द वेल, बिकॉज फिर वो टचेबल उनके द्वारा वो टच हो जाती और वो फिर छुआछूत वाली बात आ जाती, ठीक है। लेकिन उन्हें कैसे पता होगा, उन्हें पता कैसे चलेगा कि गांधी जी वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं, राइट। तो अब है Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. अब गांधी जी जो है गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं पहले मुजफ्फरपुर जाऊंगा, विच वॉज इन रूट, मतलब जो कि रास्ते में पड़ता था चंपारण के, मतलब जब आप चंपारण जाओगे तो चंपारण का वे है लाइक जैसे कि गांधी जी पटना उतरे, फिर पटना से मुजफ्फरपुर, फिर देन आफ्टर इट कम्स दरभंगा, देन मधुबनी एंड देन फर्दर सुपौल, सहरसा, एंड दिस इज़ अ रूट बेसिकली। ऐसे करते करते आप चंपारण पहुंचोगे। तो इसके बीच में बहुत सारे जैसे डिस्ट्रिक्ट आए, तो वैसे ही मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, था भी, अभी भी है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैट दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ताकि वो बहुत अच्छे से जान पाएँ कि एक्चुअली कंडीशन है क्या, जो कि शुक्ला जो है वो जो कि शुक्ला जो था वो इम्पार्ट मतलब जो भी बताया उसने, तो एक्चुअली वहाँ पे कंडीशन क्या थी वो जानने के लिए वो मुजफ्फरपुर जाने का उन्होंने डिसाइड किया। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक टेलीग्राम मतलब तार, पहले तार भेजा जाता था, टेलीग्राम, राइट। तो एक तार भेजा गया उनको, किसको? प्रोफेसर JB कृपलानी को, जो कि प्रोफेसर थे कहाँ पे? आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में एक आर्ट्स कॉलेज हुआ करता था, वहाँ पे वो एक प्रोफेसर थे, और जिनको उन्होंने देखा था टैगोर शांति निकेतन स्कूल, कहीं पे होगा वो स्कूल जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को मिले होंगे या जानते होंगे। तो उन्होंने उनको एक तार भेजा। अब है द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917, और तार भेजने के बाद मतलब उन्होंने तार में भी उनको इन्फॉर्म किया होगा कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ एंड ऑल, और उसके बाद वो ट्रेन पकड़ के, ट्रेन जो है वो 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट, आधी रात में मुजफ्फरपुर पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स,
और कृपलानी जो है वो उनका इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेके, उनका वेलकम करने के लिए। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और अब है कि गांधी वहाँ पे जो है वो 2 दिन तक रुके थे। किसके घर में रुके थे? एक प्रोफेसर वहाँ पे मलकानी प्रोफेसर थे कोई, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे बेसिकली। प्रोफेसर मलकानी उनका नाम था और वो एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, तो उनके घर में रुके थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। अब यहाँ पे गांधी जी कमेंट कर रहे हैं कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स, ये एक कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही रेयर चीज़ है देखने को, राइट। मतलब ये रेयर चीज़ है कि एक जो है गवर्नमेंट प्रोफेसर जो है वो एक मेरे जैसा आदमी को लाइक हार्बर का मतलब होता है गिव शेल्टर टू अ पर्सन हु एडवोकेटेड फ्रीडम। मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही रेयर चीज़ है कि एक गवर्नमेंट का प्रोफेसर एक ऐसे आदमी को रहने के लिए जगह देता है, घर देता है, जो कि फ्रीडम चाह रहा है। यहाँ पे इसका मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, मैं क्लियर करता हूँ। वो जो थे उस टाइम पे क्या था, हमारा देश जो है अधीन था, मतलब गुलाम था, राइट, स्लेव था। किसका? ब्रिटिशर्स का। तो गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। तो नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब करते थे वो किसके अंदर करते थे? ब्रिटिश के अंदर। तो गांधी जी ने कहा कि ये एक रेयर चीज़ है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक गवर्नमेंट का जॉब करने वाला इंसान, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? उसको, जो कि चाहता है कि वो गवर्नमेंट इंडिया से चले जाए। बेसिकली कहीं ना कहीं अगर वो गवर्नमेंट इंडिया से चली जाएगी तो वो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसकी जॉब चली जाएगी, राइट, ही विल बी जॉबलेस। लेकिन बाय नोइंग दिस फैक्ट कि ये जो फ्रीडम फाइटर है, ये जो गांधी जी फ्रीडम फाइटर है, ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट यहाँ पे ना रहे, अपनी गवर्नमेंट आए। और अगर वो उनको सपोर्ट करेंगे, अगर वो जो मलकानी है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अगर उनको सपोर्ट करेगा तो उसकी नौकरी जा सकती है। ये जानते हुए भी उसने गांधी जी को सपोर्ट किया, उसने शेल्टर दिया रहने के लिए गांधी जी को। सो दिस वाज रियली अ रेयर थिंग, और एक्चुअली रेयर थिंग है। आप ही सोचिए कि क्या आप अपना पेट काट के किसी का पेट भरेंगे? सिवाय आप अपनी मतलब नॉर्मली ये काम माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप नॉर्मली हैं, कोई अगर राहगीर है, कोई जा रहा है कहीं से, और तो बेसिकली मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्या आप अपने आप को रिस्क में डाल के क्या उसकी हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन उसने की, तो ये एक रेयर चीज़ हुई महात्मा गांधी के लिए। अब क्लियर हो गया होगा? हो गया क्लियर? ओके, ऐसी ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डोंट वरी, आई एम हियर, सो यू शुड हैव नो फियर। ऑलराइट, अब हम आएंगे आगे, ठीक है। तो अब है कि इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वेयर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। और जो छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे जगह होते थे, वहाँ पे इंडियंस क्या करते थे? डरते थे। क्यों डरते थे? टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। मतलब जो वकील हुआ करते थे, एडवोकेट्स हुआ करते थे, जो कि घर को चलाते, जो कि होम रूल मतलब हो गया जो खुद घर के वकील हुए, मतलब ऐसे कि जो सरकारी नौकरी नहीं करते थे, ब्रिटिशर्स के वकील नहीं थे, उनको उनके ऊपर सिंपैथी दिखाने में लोग डरते थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल जाए और वो उनके साथ कुछ गलत करे, या फिर चूँकि अब उनका डोमिनेंस था उनका पूरे इंडिया पे, तो वो कुछ भी कर सकते थे, इसलिए लोग डरते थे ऐसा करने से। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब देखो क्या हुआ कि द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट मतलब होता है अराइवल, ठीक है। गांधी जी ये पहुंचने की खबर, और वो जो इस मिशन पे थे, मतलब मिशन था कि उन इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को फ्री करवाना उस एक्सप्लॉयटेशन से, राइट। ये मिशन क्या हुआ? धीरे धीरे मुजफ्फरपुर से फैल के पूरा चंपारण तक पहुंच गया, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं पूरी आग की तरह फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगैन अराइविंग ऑन फुट बाय कॉन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन, राइट। अब क्या है कि अब चूंकि ये बात फैल गई, तो जो वहाँ पे चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे वो क्या हुए? पैदल ही वहाँ से निकल पड़े। किनको? अपने चैंपियन को देखने के लिए। चैंपियन इसलिए क्योंकि गांधी जी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पक्के से पता थी, पूरा भरोसा था उनको इस बात पे कि गांधी जी हमें आज़ाद कराएंगे ही। तो एक तरीके से वो उनके लिए चैंपियन हुए। तो वो अपने चैंपियन को देखने के लिए पैदल ही वहाँ से निकल पड़े। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। अब देखो कि जब ये बात पूरी तरीके से फैल गई, फिर क्या हुआ? मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने महात्मा गांधी को बुलाया टू इंट्रोड्यूस, मतलब ब्रीफ हिम मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस
अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो किस काम के लिए आए हैं। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, उन्होंने फ्रिक्वेंटली क्या किया, रिप्रेजेंट किया किसको, पीजेंट के ग्रुप को, मतलब पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, पीजेंट्स के ग्रुप को बुलाया गया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और और लॉयर्स ने क्या किया, चूँकि लॉयर हायर करना था तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ बता के, सब कुछ मतलब केस के बारे में बताया, ये वो एंड ऑल। उसके बाद उन्होंने अपना साइज़ बताया, फ़ी का, फ़ी साइज़ ऑफ फ़ी मतलब हो गया कितना रकम उनको चाहिए था। गांधी शिडेड एक्चुअली द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। शिडेड का मतलब होता है स्कॉल्डेड, मतलब डांटना, उन्होंने उसको डांटा, राइट। गांधी जी ने उनको डांटा लॉयर्स को कि आप इतनी मोटी रकम कैसे ले सकते हैं इन गरीब किसानों से। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, taking such cases to the courts does little good, where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. अब गांधी जी ने कहा कि मैं यहाँ पे आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं कंक्लूजन पे आया हूँ कि हमें अब कानून के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम लॉ कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि लॉ कोर्ट के चक्कर में क्या होता है, आपको सप्रेस भी किया जाता है और ये बहुत छोटी मदद हो सकती है, मतलब बहुत कम ही हेल्प करता है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं पीजेंट्स की जो हिम्मत है उसको कहीं ना कहीं इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जो रियल रिलीफ होगी, जो रियल आराम मिलेगा वो ये है कि उन्हें डर से मुक्त किया जाए। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि ये चाहते थे कि पीजेंट्स उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाए खुद से, ना कि कोर्ट के थ्रू, क्योंकि कोर्ट ऑब्वियसली बात है वो गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे मोटी रकम ऐंठ के थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, बस फिर बाद में बात कहानी फिर वही अटक जाएगी। तो गांधी जी चाहते थे कि वो जो डर रहे हैं, पीजेंट्स जो डर रहे हैं, उनके अंदर से डर खत्म किया जाए और वो फ्री होके, पूरे एकदम बोल्ड होके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाए। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large states owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अब यहाँ पे है कि most of the arable land, अब arable land का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि ऐसी ज़मीन जिस पे हम खेती करें या फिर कुछ उगाएं, कोई क्रॉप्स उगाएं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ज़मीन जिस पे खेती की जा सकती थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो डिवाइड किए गए थे बड़े बड़े स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स। बड़े बड़े स्टेट्स में डिवाइड किया गया था जो कि इंग्लिशमैन के द्वारा ओन किया जाता था। उनके मालिक कौन हुआ करते थे, इंग्लिशमैन, और उस पर काम कौन करते थे, इंडियन टीनेंट्स, राइट। इंडियन टीनेंट्स मतलब मैंने बता दिया कि वो जो कि रेंट पे काम करते हैं, एक्चुअली फार्मर नहीं होते। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और वहाँ पे जो मेन कमर्शियल क्रॉप था, ठीक है, वो क्या था, इंडिगो, राइट। इंडिगो, नील हम कहते हैं, नील की खेती वहाँ पे मेनली हुआ करती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। अब यहाँ पे ये देखो क्या हुआ करता था वहाँ पे कि जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वहाँ पे, वो क्या करते थे, कंपेल्ड, मजबूर कर देते थे हर एक टेनेंट्स को कि आपको 15% जो आपकी ज़मीन है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसके 15% ज़मीन पे आपको नील की खेती करनी होगी और सारी की सारी नील जो है एज अ रेंट हमें देना होगा। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है बहुत लंबे समय से होता आ रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब प्रेजेंटली जो वर्तमान का समय था उसमें उनके जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने सीखा कि जर्मनी में जो है सिंथेटिक इंडिगो उगाने का एक ट्रेंड चला है, मतलब सिंथेटिक इंडिगो वहाँ पे उगाया था। सिंथेटिक मतलब होता है कि इंडिगो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल इंडिगो प्रोसेस विच इज़ जस्ट लाइक द नेचुरल प्रोडक्ट। मतलब कि वो जो इंडिगो उगाया जाता था वो कहीं ना कहीं केमिकल का यूज़ करके उगाया जाता था। कहाँ पे, जर्मनी में। तो उन्होंने सीखा वहाँ से, और दे देयर अपॉन, और इसीलिए उन्होंने ऑब्टेन्ड अग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। अब इसलिए उन्होंने क्या किया, कहा कि अब जो कि उन्हें पता चल गया कि जर्मनी में ये चीज़ हो ही रही है तो हम क्यों करें। तो उन्होंने क्या किया, अब कहा कि इंडिगो की खेती से अगर तुम चाहते हो कि रिलीफ मिल जाए तो तुम्हें क्या करना होगा, 15% का कॉम्पनसेशन देना होगा, राइट। मतलब पैसे देने होंगे।
अब चूंकि इंडिगो पे इतना क्यों हो रहा था, क्योंकि इंडिगो जो फसल होती है उसकी एक डिमेरिट होती है कि जिस लैंड पे आपने एक बार इंडिगो की खेती कर दी वो लैंड बहुत ही बंजर हो जाता था, उस पर आप दोबारा कोई खेती नहीं कर पाते थे। द सॉइल वॉज डिस्ट्रॉयड, एक तरीके से बर्बाद हो जाती थी वहाँ की ज़मीन, मिट्टी। नाउ हम इस पार्ट को, ये जो पहला पार्ट है, इसका एक पार्ट में पूरा चैप्टर रैप अप करना इज़ नॉट पॉसिबल, यू ऑल्सो नो। मिनिमम इसके 2 पार्ट करने ही होंगे, मैक्सिमम आई डोंट नो कितना जाएगा, बिकॉज मैं बहुत ही डिटेल में बताता हूँ चैप्टर्स को। सो प्लीज़ डोंट गो ऑन द टाइमिंग्स, राइट। टाइमिंग जितनी लंबी है इसका मतलब है कि कंटेंट में उतना ही ज़्यादा दम है, राइट। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप उनको देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई एम गारंटी यू, मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार वीडियो पूरी देख लेने के बाद यू आर नॉट गोइंग टू वॉच एनी वीडियो और यू आर नॉट गोइंग टू रीड द NCERT बुक, राइट। मतलब अच्छे से चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। और एट द एंड इतनी नहीं, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, साथ ही में एट द एंड मैं पूरी चैप्टर की समरी भी दे देता हूँ, ऑलराइट। तो एक तरीके से आपको पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं पूरा मैप्ड हो जाता है आपके दिमाग में अच्छे से, बहुत अच्छे से, जो कि आप कभी भूलोगे नहीं। सो अभी हम इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं। और अगर सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया है देन वाई नॉट टू सब्सक्राइब द बटन, सो दैट आगे मैं जब भी वीडियोस डालूँ यू कैन फॉलो दैट, राइट। So please subscribe the channel if you like the content only then, and and most importantly comment down which part you like the most or which part you don't understand, so that I can improve in that, or maybe I can help you personally in the comment box. So please do comments, and let's end this part here only. So पढ़ाई करते रहें and all the very best.